everyone. In this video lecture I am going to talk about the methodology of HGP यानी कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की मेथोडोलॉजी की आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या क्या अप्रोचेस यूज़ किए गए थे उनसे हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट इसमें जो अप्रोच है वो है अप्रोच 1, आवर DNA हैज़ कोडिंग एज वेल एज नॉन कोडिंग पार्ट। आपको अब तक के वीडियो लेक्चर जितने भी मैंने आपको दिए हैं उनमें मैंने इतनी बात तो आपको बताई है कि हमारे DNA के अंदर क्या होते हैं, स्प्लाइसिंग जीन्स होते हैं। और वही स्प्लाइसिंग जीन्स क्या कहलाते हैं, कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस या कोडिंग एंड नॉन कोडिंग पार्ट ऑफ DNA ये होते हैं। यानी कि इसके अंदर हमारे इस DNA के पूरे थ्रेड में क्या होते हैं, उसमें कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों पार्ट्स होते हैं। कोडिंग पार्ट्स उन्हें कहते हैं जो आगे जाकर किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहे हैं, और नॉन कोडिंग पार्ट उसे कहते हैं जो किसी कैरेक्टर को भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं। मान लीजिए ये कोडिंग पार्ट है, ये नॉन कोडिंग है, फिर ये कोडिंग है, ये नॉन कोडिंग है। तो ये होते हैं हमारे DNA के हमारे DNA में, या फिर हमारा जो DNA का पूरा थ्रेड है इसमें इस तरीके से ये पार्ट्स होते हैं। सो दे डिसाइडेड टू सीक्वेंस द एक्सप्रेसिंग पार्ट कॉल्ड EST, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स। तो इन्होंने ये डिसाइड किया कि हम क्यों ना उन्हीं पार्ट्स को कोड करें जो एक्सप्रेशन दे रहे हैं, है ना। इन्होंने ये कहा कि ऐसा करते हैं कि जो पार्ट उन्हीं पार्ट्स को हम कोड करते हैं जो आगे एक्सप्रेशन दे रहे हैं। तो उसी को इन्होंने नाम दिया EST यानी कि एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग, इन्होंने इसको नाम दिया। नेक्स्ट अप्रोच है इसमें ब्लाइंड अप्रोच इन विच वी कोड एंटायर जीनोम। यानी कि ये क्या था, एक ब्लाइंड अप्रोच था। ब्लाइंड अप्रोच क्यों था, क्योंकि हालांकि पहले उसमें ये कहा गया था कि हम केवल उसी पार्ट को कोड करेंगे जो आगे एक्सप्रेशन दे रहा है, लेकिन इन्हें ये पता नहीं था कि कौन सा पार्ट एक्सप्रेशन दे रहा है ना। ये जब पता नहीं होता है तो उस कंडीशन में इन्होंने क्या किया, पूरे के पूरे जीनोम को यानी कि जो पूरा का पूरा DNA था उसको इन्होंने क्या किया, कोड किया। और जब इन्हें पता नहीं है तो इसीलिए इसको क्या कहा, ब्लाइंड अप्रोच। ब्लाइंड अप्रोच था क्योंकि इन्हें मालूम ही नहीं था कि कौन सा पर्टिकुलर पार्ट है जो आगे एक्सप्रेशन दे रहा है, तो इन्होंने पूरे के पूरे जीनोम को क्या किया, कोड किया। अब दिस इज़ फॉलोड अप्रोच कॉल्ड सीक्वेंस एनोटेशन। सीक्वेंस एनोटेशन इसे क्यों कहा गया, क्योंकि पूरे के पूरे जीनोम को क्या किया जा रहा था, इसमें कोड किया जा रहा था, यानी कि DNA को कोड किया जा रहा था, इसीलिए इसको सीक्वेंस एनोटेशन इसको कहा गया। अब इसमें देखो मेथोडोलॉजी क्या यूज़ की गई थी। इसमें इन्होंने क्या किया, आइसोलेट DNA, ट्रीट विद एंडोन्यूक्लियस। आइसोलेट यानी कि सबसे पहले अगर हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म के DNA को या जीनोम को जानना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की क्या लेनी पड़ेगी, हमें सेल लेनी पड़ेगी। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो बनता है वो सेल से मिलकर बना हुआ होता है, और सेल ही क्या है, एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म है ना, सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई है। तो हम क्या करेंगे, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी से पहले हम यानी कि जो सेल है, इन्होंने क्या किया होगा, सेल को इन्होंने निकाला, यानी कि आइसोलेट किया, सेपरेट किया, ठीक है। उस सेल को निकाला और उस सेल के अंदर क्या है, उस सेल के अंदर है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या है, जीनोम यानी कि DNA है। और उस DNA को इन्होंने क्या किया, आइसोलेट किया। आइसोलेट मतलब सेपरेट किया, यानी कि उसको उस सेल के अंदर से उसको निकाला। अब उसे निकालने के बाद क्या किया, इन्होंने उस पर यूज़ किया एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस क्या है, एंडोन्यूक्लियस एक एंजाइम है। जो एंडोन्यूक्लियस है वो एक एंजाइम है, और आप इसे ये समझ सकते हैं कि ये जो एंजाइम है ना, ये क्या करता है कि DNA को या DNA का जो फ्रेगमेंट, जो पूरा का पूरा जो DNA है या थ्रेड है, उसको फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करने का काम करता है, यानी कि DNA को कट लगाने का काम करता है, जिसे कहते हैं एंडोन्यूक्लियस। ये एक एंजाइम का नेम है। इसको सबसे पहले हमने क्या किया, सेल को आइसोलेट किया फ्रॉम अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, वहाँ से हमने उसको लिया। उसके बाद क्या किया, हमने उस सेल से DNA को आइसोलेट किया, और जब हमने उस DNA को आइसोलेट कर लिया तब हमने उसके फ्रेगमेंट्स कराए। किसकी हेल्प से वो कराए थे, उसके फ्रेगमेंट किसकी हेल्प से कराए, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की हेल्प से उसको हमने फ्रेगमेंट्स में ब्रेक किया, ठीक है। समझ में आ गया होगा इतना। फिर इन्होंने क्या किया, ये अब DNA लिया, DNA को छोटे छोटे फ्रेगमेंट से हमने उसको ब्रेक कर दिया, किसकी हेल्प से, इस एंजाइम की हेल्प से। फिर क्या किया, ये जो फ्रेगमेंट्स हैं, जो हमें DNA के फ्रेगमेंट्स मिले, ये इनको इन्होंने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ होस्ट एंड वेक्टर्स दे आर क्लोन्ड, लास्टली दे आर सीक्वेंस्ड। अब इन्होंने वेक्टर लिए
वेक्टर क्या सब होते हैं? वाहक, यानी कि जो किसी चीज़ को एक से दूसरी जगह लेकर जाने का काम कर रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं वेक्टर। तो हमने डीएनए को फ्रेगमेंट्स में बांट लिया। अब हम क्या करेंगे? वेक्टर लेंगे और उन वेक्टर्स के अंदर उस डीएनए को हम क्या करेंगे? इंसर्ट कराएंगे, यानी कि उसको उसके अंदर डालेंगे। और डालने के बाद क्या करेंगे? हम उसे होस्ट सेल के अंदर उसको इंजेक्ट कर देंगे। ठीक है। वेक्टर के अंदर हमने पहले डीएनए के फ्रेगमेंट को इंसर्ट किया और डीएनए के फ्रेगमेंट को वेक्टर में डाला और वेक्टर को हमने किस में डाला? होस्ट की बॉडी में डाला। और होस्ट की बॉडी में जाने के बाद क्या करेगा वो डीएनए? वो जो डीएनए के जो फ्रेगमेंट उसकी बॉडी के अंदर पहुंच गए, होस्ट के अंदर, अब वो अपनी ही जैसी कॉपियों को बनाएंगे, क्लोन बनाएंगे, अपने ही जैसे क्लोन बनाएंगे। और बाद में क्या होंगे? जब काफ़ी सारे क्लोन बन जाएंगे, यानी कि ये है हमारे पास कोई ये डीएनए है और इस डीएनए के अंदर हमने क्या किया कि जो मतलब इसके अंदर हमने वेक्टर के थ्रू जो पार्ट है डीएनए का, जो डीएनए का फ्रेगमेंट है, वो हमने इस डीएनए के अंदर हमने इंजेक्ट करा दिया। अब ये क्या करेगा? ये अंदर इस सेल के किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जाकर अब ये क्या करेगा? अपनी ही जैसी काफ़ी सारी कॉपियों को बनाएगा। उन्हीं को हम क्या कहेंगे? क्लोन। दे आर क्लोन्ड। अब ये क्लोन हो गए, क्लोन बन गए इनके, यानी कि कॉपियाँ बन गई। अब क्या होंगी? लास्टली दे आर सीक्वेंस्ड, और बाद में ये सीक्वेंस में, एक सीक्वेंस में ये अरेंज हो जाएंगी। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखो इसमें हमने होस्ट क्या क्या यूज़ किए थे ऐसा कराने के लिए, यानी कि कौन कौन से हमने ऑर्गेनिजम्स को इसमें यूज़ किया, या जो साइंटिस्ट थे इन्होंने किस ऑर्गेनिजम्स को इन्होंने यूज़ किया था, वो थे बैक्टीरिया एंड यीस्ट। इन्होंने जो यूज़ किए थे इसमें एज अ होस्ट, वो बैक्टीरिया और यीस्ट को यूज़ किया। और वेक्टर इसमें क्या क्या यूज़ किए? जो उस पर्टिकुलर डीएनए के फ्रेगमेंट को इनकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर रहे थे, वेक्टर्स। तो वो वेक्टर्स क्या थे? YAC का मतलब क्या है यहाँ? यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, और BAC यानी कि बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ठीक है। उसके अंदर हमने किसी भी डीएनए के फ्रेगमेंट को कट किया। पहले हमने डीएनए को आइसोलेट किया। किससे आइसोलेट किया? किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से हमने उसको लिया। लेने के बाद हमने क्या किया? वेक्टर के अंदर उसको हमने इंसर्ट कराया। वेक्टर क्या है यहाँ पर? ये है YAC और BAC, ये वेक्टर है। इनके अंदर हमने उस डीएनए के फ्रेगमेंट को इंसर्ट करा दिया। फाइनली उस वेक्टर को हमने कहाँ डाल दिया? इस होस्ट की बॉडी के अंदर डाल दिया। और फिर क्या होगा? उसकी कॉपियाँ बन जाएंगी और उनकी कॉपियों को लास्ट में हमने क्या किया? सीक्वेंस्ड करा दिया। ठीक है। इतना मैंने अब तक आपको इसमें समझाया। अब नेक्स्ट क्या होता है इसमें? फ्रेगमेंट्स replicated in host cell and then they are sequenced with the help of Sanger's method for copied DNA। अब क्या हुआ? फ्रेगमेंट्स रेप्लिकेटेड, फ्रेगमेंट्स क्या हुए? रेप्लिकेट हो गए। कहाँ रेप्लिकेट हुए? इन अ सेल, एक सेल के अंदर ये जो फ्रेगमेंट्स हैं रेप्लिकेट हो गए। आपको पता है रेप्लिकेट और कॉपी का मतलब एक ही है, यानी कि अपनी जैसी काफ़ी सारी कॉपियाँ बनानी। फ्रेगमेंट्स हैं, सेल के अंदर जा, उस होस्ट सेल के अंदर जाकर अपनी कॉपियाँ बना ली। और फिर क्या होता है कि ये जो सीक्वेंस थे, बाद में क्या हुआ कि ये जो उसने कॉपियाँ बनाई और कॉपियाँ बनाने के बाद क्या हुआ? ये जो अब काफ़ी सारे सीक्वेंस बन गए। अब वो जो सीक्वेंस थे उन्होंने क्या किया? सेंगर्स मेथड की हेल्प से अपने आप को अरेंज कर लिया। सेंगर्स मेथड की हेल्प से वो सीक्वेंस क्या होते हैं? अरेंजमेंट हो जाता है उनका, यानी कि वो एक क्रम में वो लग जाते हैं। ठीक है। अब इसको सेंगर्स मेथड क्यों कहा गया? क्योंकि ये सेंगर नाम के एक साइंटिस्ट ने इसको दिया था। ठीक है। तो यहाँ पर भी वही बात बताई जा रही है कि डीएनए के फ्रेगमेंट को हमने एक वेक्टर के अंदर इंसर्ट कराया, उस वेक्टर को हमने होस्ट सेल के अंदर डाला। होस्ट सेल के अंदर जाने के बाद क्या किया? उसने अपने जैसी कॉपियाँ बनाता है, और कॉपियाँ बनाने के बाद हमने वो जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने, एक साइंटिस्ट थे उनमें से सेंगर, और उन साइंटिस्ट ने क्या किया कि उन डीएनए की कॉपीज़ को एक सीक्वेंस में उन्होंने अरेंज कर दिया। ठीक है। अब नेक्स्ट ये तो हो गया, ये तो इसकी बात हो जाती है इसमें मेथडोलॉजी ऑफ HGP। अब ये तो इसकी मेथडोलॉजी हो गई। अब इसके HGP यानी कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के सैलिएंट फीचर्स क्या थे, यानी कि मुख्य लक्षण क्या थे इसके, सैलिएंट फीचर्स, इसकी बात हम इसमें करेंगे। तो पहला इसका फीचर है 3164, यानी कि 3164 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसेस। तो कितने हमने अभी तक जो लास्ट वीडियो लेक्चर हमने आपको समझाया था उसमें बताया था कि तकरीबन कितने बेस पेयर होते हैं? 3 बिलियन बेस पेयर थे, इतना बताया था। 3 बिलियन के आसपास इतने बताए थे। लेकिन यहाँ पर जो एग्जैक्टली जो इन्होंने पता लगाया, यानी कि ये जो पूरा का पूरा जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है उसको जब इन्होंने देख लिया तो उसमें इन्होंने ये एग्जैक्ट जो एक्चुअल नंबर निकल कर आया वो था 3164 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर, यानी कि बेसिस इसके अंदर थे।
ठीक है, 3164 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसेस थे इसके अंदर। अब नेक्स्ट इसमें बात होती है ऑन एन एवरेज अ जीनोम कंटेन 3000 बेसेस, यानी कि अगर एक जीन की बात की जाए, अगर हम एक जीन की बात करें तो उस एक जीन के अंदर लगभग कितने बेसिस थे, 3000 बेसिस उसके अंदर थे। एक जीन के अंदर ऑन एन एवरेज अ जीन कंटेन 3000 बेसिस, यानी कि एक जीन के अंदर इतने सारे बेसिस थे तब एक जीन कंप्लीट हो रहा था। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें लार्जेस्ट जीन हैज़ 2.4 मिलियन बेसिस, दैट इज़ डायस्ट्रोफिन, यानी कि एक डायस्ट्रोफिन नाम का एक जीन था, डायस्ट्रोफिन नाम का एक जीन था, और उसके अंदर और ये जो जीन था ना सबसे बड़ा जीन था इसके अंदर, और उस जीन के अंदर कितने बेसिस थे, 2.4 मिलियन बेसिस थे। ये सबसे बड़ा जीन था ह्यूमन जीनोम में, ये सबसे बड़ा जीन था जिसके अंदर कितने बेसिस थे, 2.4 मिलियन बेसिस थे, और उस जीन का नाम क्या था, डायस्ट्रोफिन। अब टोटल जीन्स कितने थे, तो टोटल जीन्स कितने निकले, करीब जो जीन्स इसमें आए वो थे 30,000, यानी कि 30,000 जीन्स थे। ठीक है, कितने जीन्स थे, 30,000 जीन्स थे पूरे ह्यूमन जीनोम के अंदर। नेक्स्ट अब इसमें बात करते हैं फंक्शंस, या अब इसके कि जो 30,000 जीन्स थे, उन 30,000 जीन्स में से करीब 50% जीन्स कैसे थे, वो अननोन थे, यानी कि उनकी जो फंक्शनिंग थी हमें पता नहीं थी, यानी कि या तो हो सकता है कि वो उस टाइम जब इन्होंने ये वर्क किया या जब ये साइंटिस्ट इस एक्सपेरिमेंट को कर रहे थे, हो सकता है उस वक्त ये इन जीन्स का पता ना लगा पाए हों, या ये क्या काम कर रहे हैं उस पर्टिकुलर मैकेनिज्म को ये ना जान पाए हों, तो इसीलिए उसी के बेस पर इन्होंने कह दिया कि फंक्शंस ऑफ 50% जीन इज़ अननोन, यानी कि 50% जीन, यानी कि 15,000 जीन, 30 हमने ओवरऑल कितने बताए, 30,000 जीन्स थे, उसमें से करीब 15,000 जीन ऐसे थे जिनका जो फंक्शन है वो अभी भी अननोन है, हमें पता नहीं है, हम लोगों को अभी तक ये जो साइंटिस्ट हैं वो उसको कोड नहीं कर पाए, तो उसके बारे में हमें ये नहीं बता पाएंगे। ठीक है, ये अननोन भी कह सकते हैं हम इसको, इनका फंक्शनिंग पता ही नहीं है। नेक्स्ट है इसमें रिपीटेड सीक्वेंसेस आर मोर इन नंबर, यानी कि जो रिपीटेड सीक्वेंस थे, अब रिपीटेड सीक्वेंसेस क्या होते हैं, रिपीटेड सीक्वेंसेस होते हैं जैसे ये कोई डीएनए का थ्रेड है, इसके अंदर ये हो मतलब एक फिक्स इंटरवल के बाद जो सीक्वेंस रिपीट हो रहे होते हैं उन्हें कहते हैं रिपीटेड सीक्वेंसेस, जैसे कि ACG ACU। ठीक है, नेक्स्ट आया GG, उसके बाद होते हैं GAGC, फिर उसके बाद फिर GG आ गया, फिर उसके बाद CC आ जाए, मतलब लगातार अगर ये जो सीक्वेंसेस हैं वो किसी पर्टिकुलर किसी डीएनए के थ्रेड में, उस डीएनए के थ्रेड में जो सीक्वेंसेस है वो लगातार रिपीट हो रहे हों एक फ़िक्स इंटरवल के बाद, जैसे कि GGG CC AA, यानी कि एडिनिन ग्वानिन साइटोसिन, इस तरीके से एक फ़िक्स इंटरवल के बाद जब सीक्वेंसेस रिपीट हो रहे होते हैं तो उसे कहते हैं। तो इसके अंदर जो ह्यूमन जीनोम था इसके अंदर ऐसे जो रिपीटेड सीक्वेंसेस थे वो काफ़ी ज़्यादा थे। नेक्स्ट इसमें आता है लेस देन 2% जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन, यानी कि करीब 2% से भी कम जीनोम, ह्यूमन का जो जीनोम था उसमें भी 2% से कम जीनोम जो है किसी प्रोटीन को कोड कर रहा था। ठीक है, 2% से भी कम जीनोम ह्यूमन का जो जीनोम था उसमें से प्रोटीन को कोड कर रहा था, यानी कि कितना कम इसका जो अमाउंट है वो है। अब नेक्स्ट है इसमें क्रोमोसोम नंबर 1 हैज़ मैक्सिमम जीन, जो क्रोमोसोम 1 था उसके अंदर सबसे ज़्यादा जीन्स थे, कितने जीन्स थे, 2968, यानी कि 2968 जीन थे। ये जो क्रोमोसोम 1 था उसके अंदर इतने सारे जीन थे, और वाई जीन में क्या थे, सबसे कम जो वाई जो क्रोमोसोम था उसके अंदर सबसे कम जीन थे, कितने थे, 231, यानी कि 231 थे केवल। आपको पता है कि जो एक्स क्रोमोसोम होता है वो थोड़ा बड़ा होता है और वाई क्रोमोसोम जो होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है। जब वो छोटा होता है तो उसके अंदर क्या जीन का नंबर भी कम होगा, और जीन का नंबर कम है तो उसके अंदर जो बेस पेयर है या न्यूक्लियोटाइड है वो भी कम होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें एट 1.4 मिलियन लोकेशन वी फाइंड SNPs, यानी कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। अब देखो इसमें क्या है कि मतलब करीब इतनी इस लोकेशन पर क्या थे, इतने, यानी कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म इनके अंदर हो रहा था इतनी लोकेशन के ऊपर। ठीक है, अब इसका यह मतलब क्या है इसका,
कि मतलब कुछ ऐसे कहीं कहीं ऐसा होता है कि भले ही जो लोग जो मतलब पीपल्स हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ पीपल्स के अंदर एक जैसे जीनोम मिल जाते हैं, लेकिन वो एक उनके अंदर जो एक न्यूक्लियोटाइड होता है वो हमेशा इनके अंदर डिफरेंट होता है। भले ही 3-4 लोगों के जो जीनोम है वो एक जैसे हों, लेकिन एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड जो है वो अलग होगा, उसे कहते हैं। तो मतलब भले ही कई प्लेसेस पर वो एक जैसे थे, लेकिन एक जगह पर आकर वो अलग थे। तो इसीलिए इन्होंने बोला कि इन्होंने क्या फाइंड किया, एट 1.4 मिलियन लोकेशन वी फाइंड STN, यानी कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। इसको एक बार हम आपको डायग्राम के थ्रू बता देते हैं। नीचे हमारा ये डायग्राम है, एक मिनट। ये देखो, ये 3 अलग अलग हैं। हम ये वाला इसके रेफरेंस में दिखा रहे हैं। ये जो ये है ना, इसके रेफरेंस में हम वो डायग्राम दिखा रहे हैं। ये है। अब जैसे ये 3 अलग अलग ह्यूमन हैं, ये है और ये है। इनके अंदर क्या है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म हो रही है। इनका जो जीनोम है इन तीनों का एक जैसा है। इसके में भी यहाँ देखो सीक्वेंस, इसके में भी सीक्वेंस देखिए और इसके में भी सीक्वेंस देखिए, सबका सब सीक्वेंस एक है। लेकिन सिर्फ एक जगह पर एक बेस पेयर जो है इनके यहाँ, इनके अंदर बिल्कुल अलग है। यानी कि यहाँ पर फ़र्क कहाँ आ रहा है, सिर्फ यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है और नीचे यहाँ पर आ रहा है। यानी कि सिर्फ एक जगह पर पॉलीमॉर्फिज्म इसके अंदर हो रही है और बाकी के सारे जीन एक जैसे हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा पॉइंट। अब ठीक है, ये देखिए बाकी के हर जगह पर ये देख रहे हैं, यहाँ पर सारे के सारे जो जीन है वो जो बेस पेयर हैं, सॉरी, जो बेस पेयर हैं वो एक जैसे हैं। सिर्फ एक जगह पर, एक सिंगल जगह पर आकर वो डिफरेंट हो रहे हैं तीनों का। ये 3 ह्यूमन बीइंग हैं, तीनों के जो जीनोम है, सॉरी जो जीनोम नहीं है, जो सीक्वेंसेस हैं वो एक जैसे हैं, लेकिन एक जगह पर आकर ये अलग अलग हैं और इसी को कहा जा रहा है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट है इसमें 13 ईयर प्रोजेक्ट बट गॉट completed in 2006, 3 year later than estimated due to chromosome number 1 which have a lot of sequences, means gene। यानी कि ये जो एस्टिमेट कब का लगाया गया था, ये करीब 13 साल का प्रोजेक्ट था और कंप्लीट कब हुआ, ये 2006 में कंप्लीट हुआ। किसकी वजह से ऐसा हुआ, क्रोमोसोम नंबर 1 की वजह से ऐसा हुआ। क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या थे, काफ़ी सारे सीक्वेंसेस थे, यानी कि जीन्स उसके अंदर काफ़ी सारे थे। अभी मैंने आपको दिखाया कि क्रोमोसोम 1 के अंदर काफ़ी सारे जीन्स थे या सीक्वेंसेस थे, जिसकी वजह से 3 साल लेट हो गया ये प्रोजेक्ट। जो 2003 में आना था वो कब आया, 2006 में आता है। ठीक है, अब हम इसके बारे में जानेंगे, एप्लीकेशंस के बारे में जानेंगे इसके बारे में। तो एप्लीकेशंस क्या थी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की, ये तो मैंने आपको लास्ट बता ही दी थी, पर फिर भी एक बार आपको बता देती हूँ। अगर कोई डिज़ीज़ किसी के जीनोम में है या किसी के, क्योंकि जीनोम में कोई अगर क्रोमोसोमल एरर आ रहा है तो हम उसके जीनोम का ट्रीटमेंट करके उस डिज़ीज़ को या पर्टिकुलर वो जो भी डिज़ीज़ है उसको हम ख़त्म कर सकते हैं। तो क्या लिखा है यहाँ पर, डायग्नोज एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ेस। ठीक है, जैसे सिकल सेल एनीमिया का मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में एग्जाम्पल दिया था, फिनाइल कीटोन्यूरिया है या हीमोफिलिया है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जो क्रोमोसोम के अंदर आ रही है, तो हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को या ह्यूमन जीनोम एप्लीकेशन जो है इसको यूज़ करके हम किसी भी पर्टिकुलर डिजीज़ को ट्रीट कर सकते हैं और उसका डायग्नोज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें, वी कैन क्योर डिजीज़ यूजिंग DNA टेक्नोलॉजीज बेस्ड ऑन HGP, इंसुलिन कैन बी मेड बाई ईस्चेरिशिया कोलाई। अब वही है कि इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि जो DNA टेक्नोलॉजीज़ हैं जो किसके ऊपर बेस्ड हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के ऊपर बेस्ड हैं, उनको यूज़ करके हम किसी भी पर्टिकुलर डिजीज़ को क्या कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। हम किसी भी मतलब कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म है उसको हम उस पर्टिकुलर डिजीज़ से हम उसको क्योर करा सकते हैं, किसका यूज़ करके, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पर बेस्ड जो DNA टेक्नोलॉजीज़ हैं उनका यूज़ करके। जैसे हमने क्या किया, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने डायबिटीज़ थी, जो डायबिटीज़ इंसिपिडस होती है या डायबिटीज़ मेलिटस की बात हो रही है, इंसिपिडस की बात नहीं हो रही है। इंसिपिडस का केस दूसरा होता है। तो डायबिटीज़ मेलिटस में क्या किया जाता है कि उसके अंदर क्या हो जाती है, इंसुलिन की कमी हो जाती है। तो ये किस तरीके से पूरा का पूरा इन्होंने मतलब ये किस तरह से इंसुलिन वहाँ से उन्होंने आइसोलेट किया और कैसे किसी ह्यूमन बीइंग की बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया, वो वाला जो प्रोसेस है हम आपको बताएंगे। जो चैप्टर आएगा बायोटेक्नोलॉजी उसके अंदर समझाएंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए कि हमने इसको यूज़ करके, यानी कि HGP को मेथड को यूज़ करके इंसुलिन को बनाया था। ठीक है, ये जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको बनाया। साथ ही साथ क्या है,
इसमें लास्ट पॉइंट है इसका, डन ऑन नॉन ह्यूमन टू, यानी कि जो ह्यूमन नहीं थे, जो ऑर्गेनिजम्स थे, उनके ऊपर भी इस एप्लीकेशन को यूज़ किया जा सकता था। ठीक है, या किया जा सकता है, था नहीं, किया जा सकता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और अगर ये आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।